स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने सीखा था, कल हम लोग सीख रहे थे व्हाट आर दोज फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट द रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। उसमें हमें एक रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने का एक फैक्टर आया था, फिजिकल साइज ऑफ द पार्टिकल। फिजिकल साइज ऑफ द पार्टिकल। तो फिजिकल साइज में मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूँ था, मैं आज यहीं से कंटिन्यू करता हूँ। एक क्यूब है जिसका एज लेंथ a है, तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 6 इंटू ए स्क्वायर। अगर इस क्यूब को 8 इक्वल क्यूब्स में डिवाइड कर देते हैं, then the edge length of each cube would be a by 2 and total surface area of all the cubes, all 8 cubes will be 8 into 6 into a by 2 का whole square. It is 2 into 6a square. यहां से हमें एक चीज पता चलता है कि अगर हम किसी क्यूब को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो सरफेस एरिया which was initially 6a square has now become 2 into 6a square, मतलब ट्वाइस हो चुका है। यानी कि अगर हम किसी लार्जर ऑब्जेक्ट को एक स्मॉलर ऑब्जेक्ट में, स्मॉलर पार्टिकल में डिवाइड करते हैं, देन टोटल सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें कोलिजन देखा जाता है। कोलिजन ऐसा कहा जाता है कि अगर सिस्टम के अंदर में सभी पार्टिकल्स का टोटल सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, चांसेस ऑफ कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं उतना ही ज्यादा हो जाते हैं। चांसेस ऑफ कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स जो है आपका उतना ही ज्यादा हो जाता है। तो एक बड़ा पार्टिकल जिसका सरफेस एरिया कम है और छोटे पार्टिकल्स का सरफेस एरिया ज्यादा है, यानी कि चांसेस ऑफ कोलिजन बढ़ जाते हैं और रिएक्शन का रेट भी आपको बढ़ जाता है। रिएक्शन का रेट भी आपको बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहां से हम एक चीज सीखे कि साइज ऑफ पार्टिकल्स जितना बड़ा होगा उसका सरफेस एरिया उतना ही कम होगा एंड रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही कम होगा। ठीक है, एक और फैक्टर, नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड में पहले सीखेंगे कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ज्यादा बॉन्ड्स हो
एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ज़्यादा बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहे हैं। केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब होता है? Some old bonds will be broken and some new bonds will be formed. This is the exact definition of any chemical reaction. अगर बॉन्ड को हम ब्रेक करने जा रहे हैं और किसी रिएक्शन में ज्यादा बॉन्ड को ब्रेक करना है, ठीक है, और एक रिएक्शन है जिसमें कम बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो वैसा रिएक्शन जिसमें ज्यादा बॉन्ड को ब्रेक करना है, उस रिएक्शन को आगे जाने में डिफिकल्टी होगा, रिएक्शन स्लो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन जो आपका है ज्यादा होगा अगर नंबर ऑफ bonds to be broken, number of bonds to be broken is less. अगर नंबर ऑफ बॉन्ड आपको किसी रिएक्शन में कम तोड़ने हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन आपको ज्यादा होगा, क्योंकि कम बॉन्ड तोड़ करके अगर रिएक्शन जाना है तो हम इजीली रिएक्शन जा सकते हैं, ठीक है। एक और बात, अगर मान लो दो रिएक्शन जा रहा है, दोनों में नंबर ऑफ बॉन्ड्स उतना ही ब्रेक करने हैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की, तो ऐसे केस में एक ऐसा रिएक्शन जिसमें बॉन्ड्स स्ट्रॉन्गर हो, बॉन्ड्स क्या हो, स्ट्रॉन्गर हो, तो उसको ब्रेक करने में डिफिकल्टी होगा, ठीक है, ब्रेक करने में उसको डिफिकल्टी होगा और रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका कम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन आपका कम होगा अगर बॉन्ड एनर्जी का ज्यादा होगा। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन आप सोच रहे हो जिसमें सभी बॉन्ड्स का एनर्जी ज्यादा है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो ज्यादा है, तो ज्यादा एनर्जी तो हम दे पाते नहीं, ठीक है। तो वैसे केस में अगर हम नहीं दे पाए तो कम दे पाए, तो वैसे केस में क्या होता है कि जो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स होते हैं वो डिफिकल्टी से ब्रेक होते हैं और रिएक्शन आपको स्लो होगा, ठीक है, रिएक्शन आपको क्या होगा, स्लो होगा। एक और फैक्टर आपको होता है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट आपके लिए पहली बार आया है, मैं इसको बता रहा हूं। कैटलिस्ट is a chemical substance which takes the reacting particles through an alternate path so that lesser or more difficulty can be faced by the particles than if they have passed or undergone the reaction by the normal routes। ये इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि केमिकल सब्सटेंस जो गाइड की तरह काम करे, एक केमिकल सब्सटेंस जो गाइड की तरह काम करे, रिएक्शन को गाइड करे, उसको कैटलिस्ट कहते हैं। जैसे हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो अभी तो लॉकडाउन है, ये एग्जाम्पल ठीक नहीं रहेगा, तो अभी इसी को लेते हैं। मान लो कि हमें नहीं, मान लो कि गया में टूरिस्ट कुछ आए हैं, बोध गया उनको घूमना है। जो टूरिस्ट गया में उतरे हैं वो रिएक्टेंट है। अब ऐसा हो सकता है, विदेशी लोग ज्यादातर गाइड का यूज करते हैं, ऐसा हो सकता है कि वो एयरपोर्ट पर उतरने के साथ ही या जंक्शन पर उतरने के साथ ही किसी टूर गाइड को हायर करते हैं
और उसको हायर करके और होते हुए जीबी रोड होते हुए, स्वराजपुरी रोड होते हुए, अलग-अलग रोड से गाइड उनको रास्ता बताएगा और उनको बोध गया ले जाएगा, बोध गया उनको घुमाएगा और फिर वापस उनको एयरपोर्ट या फिर आपको गया जंक्शन पर उसको छोड़ देगा, ठीक है? तो कैटलिस्ट जो होते हैं, वो गाइड होते हैं, जो रिएक्टिंग सबस्टेंसेस को नॉर्मल पाथ से डिफरेंट पाथ से ले जाते हैं, ठीक है? नॉर्मल पाथ से जाने पर जैसे टूरिस्ट उतरेगा, तो उसको तो पता है नहीं कि गया में किस रूट से बोधगया जाने से आसानी पड़ता है, तो किसी एक रूट को पकड़ेगा, वो बोधगया चला जाएगा। लेकिन यहाँ जो गाइड है, उसको पहले से पता है कि अगर इसको हम इस रोड से निकाल देते हैं, तो कम टाइम में वो बोधगया पहुँच जाएँगे और उनको ये भी पता है कि अगर इसको हम इस रूट के बजाय उस रूट से अगर ले जाएँ, तो बहुत भीड़ रहेगा, टाइम खूब लगेगा और हम इससे ज़्यादा पैसा ले सकते हैं। ये दोनों बातें, ठीक है? तो कैटलिस्ट जो होता है, कैटलिस्ट, इसमें भी ये दोनों बातें होती है। ये किसी केमिकल रिएक्शन को, मान लो कोई केमिकल रिएक्शन 1 घंटा में होता है, तो कैटलिस्ट इस केमिकल रिएक्शन को 1 घंटा से ज़्यादा में भी करवा सकता है और कोई दूसरा कैटलिस्ट इसी रिएक्शन को 1 घंटा से कम टाइम में भी करवा सकता है। ये डिपेंड करता है कि कैटलिस्ट कौन-सा यूज़ किया गया है, ठीक है? तो कैटलिस्ट बेसिकली केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस को अल्टरनेटिव पाथ से गाइड करके ले जाता है, डेस्टिनेशन तक पहुँचा देता है और खुद किनारे हट जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट यूज़ करने से किसी रिएक्शन के टाइम को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। मैं आपको एक सिंपल एग्ज़ाम्पल देता हूँ। सीमेंट जो इस्तेमाल होता है, सीमेंट, उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ acts as a catalyst for cementation. ये करता क्या है? It slows down the process of hydrolysis in cement. अगर आपको सीमेंट में प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं मिलाया हुआ रहे, तो आपको सीमेंट आधा घंटा में, 1 घंटा में हो सकता है पूरी तरह से हाइड्रोलाइसिस चला जाए और वो पूरी तरह से हाइड्रोलाइसिस जाएगा तब तक उतना कम टाइम में सीमेंट बढ़िया से बैठता नहीं और स्ट्रक्चर जो बनता है वो कमजोर बन सकता है, ठीक है? सीमेंट को बैठने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है, ठीक है? और इसीलिए उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस ऐड किया जाता है, जो उसके हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस को स्लो करता है और सीमेंट धीरे-धीरे सेट होते रहता है, बैठते रहता है और धीरे-धीरे हाइड्रोलाइसिस भी होते रहता है। तो आप जो है कैटलिस्ट किसी प्रोसेस को स्लो या फास्ट कर सकता है, ठीक है? तो ऐसे तो कैटलिस्ट का बहुत सारा काम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी मैं बस इतना ऐड कर देता हूँ। Catalyst can slow or fasten a chemical reaction, ठीक है? स्लो कौन करेगा? उसको नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं और जो फास्ट करेगा उसको पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं। जो स्लो करता है उसको क्या कहते हैं? नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं और जो फास्ट करता है उसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं, ठीक है? ठीक है, बाकी इसका प्रोसेस पढ़ेंगे। एक और फैक्टर होता है पीएच ऑफ सॉल्यूशन। आपको ऑर्गेनिक में ऐसा कई बार रिएक्शन आएगा जो एसिडिक मीडियम में होगा और बेसिक मीडियम में नहीं होगा। बेसिक मीडियम में होगा तो एसिडिक मीडियम में नहीं होगा। कोई-कोई ना ही एसिडिक मीडियम में होता है, ना ही बेसिक मीडियम में होता है।
इट रिक्वायर्स अ न्यूट्रल मीडियम ओनली। तो इस तरीके से जब हम देखें तो सॉल्यूशन के अंदर में पीएच कितना है, सॉल्यूशन का पीएच कितना है, इसके ऊपर भी रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। कभी-कभी H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने से रिएक्शन फास्टर जाने लगता है। जैसे ऑर्गेनिक में ही हम लोग पढ़ेंगे कि व्हेन वी परफॉर्म हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, इट्स रेट इंक्रीजेस if you increase the concentration of H plus ions. As there are numerous reactions in organic chemistry which are or can be affected by changing the pH of solution, which is possible at a given pH range and infeasible at some other pH range. ये सब चीज हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको इतना रखेंगे। Rate depends on pH of solution. Rate depends on pH of solution. एक और बात, same reaction can occur at a particular pH and it may not occur at some other pH of solution, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर पीएच पर कोई एक रिएक्शन हो रहा होगा, किसी दूसरे पीएच पर जब उसको लेके जाएंगे तो वो रिएक्शन आपको होगा ही नहीं, ठीक है। Another factor is effect of dielectric constant. इसका भी बहुत ज्यादा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। एक एग्जाम्पल तो आप इसका ऑलरेडी जानते हैं कि most of the ionic reactions occur only in aqueous medium. Why? Because in ionic reaction the ions must be separated first and then a given ion combined with the other ions. तो आयन को सेपरेट कौन करेगा वहां बैठकर? जैसे कोई आयनिक रिएक्शन, तो पहले कोई आपस में जुड़ा हुआ है, जैसे इसको देखिए ए बी करके कोई कंपाउंड है और सी डी करके कोई कंपाउंड है, रिएक्शन हुआ एडी बन गया और बीसी बन गया। ये कैसे होगा आपको? तो पहले ए और बी को सेपरेट करना होगा, सी और डी को सेपरेट करना होगा। आप एक चीज सोचे कि ए और बी को सेपरेट करने वाले चैम्बर के अंदर बैठा कौन होगा भाई? कौन उसको सेपरेट कर रहा होगा? तो ये सेपरेट करने का काम जो है ये सॉल्वेंट करता है। कौन करता है आपको? सॉल्वेंट करता है। सॉल्वेंट क्या होता है कि आपको शायद पढ़ाया गया है कि दो चार्जेस अगर Q1 हो और Q2 हो और इन दोनों के बीच का सेपरेशन R हो, तो इन दोनों के बीच लगने वाला कूलम्ब फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 by R square होता है। Here Q1 Q2 are the charges, R is the separation between them, and this epsilon epsilon क्या है? एप्सिलॉन को ही हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आप देख सकते हैं ये किसी मीडियम का
जितना ज़्यादा होगा, उन चार्जेस के बीच लगने वाला फ़ोर्स उतना ही कम होता है। ठीक है? और इसी कारण से जब आयोनिक रिएक्शन हम कराते हैं, तो आयन्स आयन्स के बीच का इंटरेक्शन तो ठीक-ठाक होता है। तो इनको सेपरेट करने के लिए इन दोनों के बीच में एक ऐसा मीडियम लाया जाना चाहिए, जो इन दोनों के बीच लगने वाले फ़ोर्स को काफ़ी ज़्यादा से रिड्यूस कर देता है, ताकि ए और बी को ईज़िली सेपरेट किया जा सके। और ऐसा काम हायर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले सॉल्वेंट करते हैं। हायर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले सॉल्वेंट में एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, वाटर। वाटर आपका वाटर आपका एक एग्जांपल बता रहे हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू एयर का अगर 1 है, तो वाटर का यही डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 81 होता है। जिसका मतलब है कि अगर 2 चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स यहाँ पर 1 न्यूटन हो एयर में, तो वाटर में ये डिनोमिनेटर में ना है, 81 यहाँ ना आएगा, तो वाटर में ये 81 टाइम्स कम हो जाएगा। अगर एयर में 2 चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स 1 न्यूटन हो, तो वाटर में यही लगने वाला फोर्स आपको 81 टाइम्स से कम हो जाता है। अब चार्जेस के बीच जब 81 टाइम कम फोर्स लगेंगे, वीकर फोर्स लगेंगे, तो उनको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं और केमिकल रिएक्शन आपको आसानी से हो जाता है। और इसी कारण से मोस्ट ऑफ द आयनिक रिएक्शंस जो होते हैं, वो वाटर के अंदर कराए जाते हैं, ठीक है? यही अगर आप अल्कोहल का देखें तो लगभग 16 के लगभग होता है। अल्कोहल का लगभग कितना होता है? 16 के लगभग, ठीक है? ऑर्गेनिक में हम लोग बहुत बार इन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे, ठीक है? मीडियम सॉल्वेंट मीडियम या जिसमें रिएक्शन होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। तो सॉल्वेंट हमारा कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि किसी केमिकल रिएक्शन का रेट क्या होगा, ठीक है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ रेडिएशन और लाइट। इफेक्ट ऑफ रेडिएशन और लाइट, ठीक है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खास करके अल्केन जो आपका होता है, अल्केन, वो नॉन पोलर होने के कारण, जैसे कार्बन हाइड्रोजन खाली रहता है, तो पोलैरिटी तो उसमें डेवलप होता नहीं है कहीं, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी कम होता है। तो इसलिए नॉन पोलैरिटी होने के कारण वो जनरली केमिकल रिएक्शन नहीं जाते रहते। तो उसको केमिकल रिएक्शन ले जाने के लिए हम लोग को लाइट का इस्तेमाल करना पड़ता है, सनलाइट का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है? तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसमें आप ज़्यादा मत लिखिए, खाली इतना लिख लीजिए, यूज़फुल इन फोटोकेमिकल रिएक्शन, यूज़फुल इन फोटोकेमिकल रिएक्शन। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो गैसेस रिएक्शन में मेनली इम्पोर्टेंट इन गैसेस रिएक्शन, कुछ खास नहीं है ऐसा पॉइंट।